नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी। श्रेणी 2 और 3 शहरों में 730 निजी एफएम रेडियो चैनलों की ई नीलामी को भी स्वीकृति दी गई। केंद्र ने कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को मंजूरी दी। रेलवे की 3 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 44वीं प्रगति बैठक में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 7 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में हाल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की आलोचना करते हुए कहा कि ये बेहद निराशाजनक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के नेताओं के साथ क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंद प्रशांत पुलिसिंग पहल का समर्थन किया और पेरिस में आज रात पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। मंत्रिमंडल ने देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। ये 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइंड इनमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोड़ का, और वंस दीज कॉरिडोर्स एंड नोड्स आर डेवलप्ड उसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 1,52,757 करोड़ और करीब 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का इसमें पोटेंशियल है। करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। मंत्रिमंडल ने 234 नए शहरों में 730 निजी एफएम चैनलों की ई नीलामी कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय से मातृभाषा में स्थानीय सामग्री के प्रसारण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्वीकृत शहरों में कई आकांक्षी जिले हैं और कुछ वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल के निर्णय से श्रेणी 2 और 3 के शहरों में एफएम रेडियो की पहुंच बनेगी। करीब 234 सिटीज है जहाँ पे अभी भी प्राइवेट एफएम रेडियो नहीं है। 234 सिटीज जिनमें 730 चैनल्स को एक्सपैंड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसमें रेडियो इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको भी सॉल्व किया गया है, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के हिसाब से, और लोकल टैलेंट पे फोकस करते हुए प्रोजेक्ट है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को भी मंजूरी दी। इससे देश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और किसानों को मदद मिलेगी। कृषि अवसंरचना कोष किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ वर्ष 2020 में स्थापित किया गया था। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 6,456 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं यात्रा को आसान बनाएंगी, लॉजिस्टिक्स लागत, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगी। इसमें पहला प्रोजेक्ट है जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल 121 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ये, और 2,170 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। सेकंड प्रोजेक्ट है सरडेगा जो उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो कनेक्ट होता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट भालूमुड़ा 1,360 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा और 25 लाख मैन डेज इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। थर्ड प्रोजेक्ट है बरगढ़ से नुआपड़ा, ये उड़ीसा में है 2,926 करोड़ का और 47 लाख मैन डेज इससे जनरेट हो। मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना का परिव्यय 4,136 करोड़ रुपए का है, जिसे 2024-25 से 2031-32 तक लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत लगभग 15,000 मेगावाट की संचयी जल विद्युत क्षमता को समर्थन दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ये प्रगति की पहली बैठक है। बैठक में 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें सड़क संपर्क और रेल की 2-2 परियोजनाएं और कोयला, बिजली और जल संसाधन की 1-1 परियोजना शामिल है। इनकी लागत 76,500 करोड़ रुपए है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रत्येक अधिकारी को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि जनता परियोजना के अपेक्षित लाभों से भी वंचित हो जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान परियोजना विकास करते समय पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों को अमृत के दूसरे चरण के अंतर्गत कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने की सलाह दी। श्री मोदी ने कहा कि शहरों की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाने की आवश्यकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जघन्य दुष्कर्म और हत्या की घटना से पूरा देश सदमे में है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि सब लोग मिलकर कहें कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। हाल में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, उनसे सभी को आत्म मंथन करने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये केवल एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की श्रृंखला की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि कोलकाता में जब छात्र, डॉक्टर और लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं अपराधी निडर घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश भर में रोष व्याप्त होना स्वाभाविक है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में जांच को भटकाने और आरोपियों को बचाने के बाद अब राज्य सरकार डॉक्टरों को धमकी दे रही है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है। उनके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है, ताकि प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है, ये सबको समझ में है। इस बीच दोषियों की गिरफ्तारी और सजा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने आज कोलकाता में श्याम बाजार से एक रैली निकाली। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने आज विरोध प्रदर्शन बुलाया था। वहीं डॉक्टरों का संयुक्त मंच कल से अस्पताल के प्लैटिनम जुबली हॉल के सामने धरने पर बैठा है। गृह सचिव गोविंद मोहन और स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने आज डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए उठाए गए तत्काल कदमों पर राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ एक बैठक की सह अध्यक्षता की। गृह सचिव ने अधिकारियों से कम रोशनी वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 112 हेल्पलाइन के साथ एकीकरण, बड़े अस्पतालों तक आसानी से पहुंच, अस्पतालों में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत संशोधित स्थिति को साझा करने को सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य सचिवों ने राज्यों को तत्काल सुरक्षा बढ़ाने और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने पर जोर दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वे पार्टी के कामकाज और नीतियों से नाराज होकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज पूरी हो गई है। 183 नामांकन पत्रों में से कुल 160 नामांकन पत्र सही पाए गए। उम्मीदवार शुक्रवार तक नाम वापस ले सकते हैं। 6 जिलों की 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होगा। इस बीच सभी राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने क्षेत्र के अन्य नेताओं के साथ हिंद प्रशांत पुलिसिंग पहल का समर्थन किया है। ये पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रयास है। टोंगा में हिंद प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं की बैठक के अवसर पर इसकी घोषणा की गई। इसका उद्देश्य कानून और व्यवस्था की चुनौतियों से निपटना, आंतरिक सुरक्षा जरूरतों को पूरा करना और संकट के समय में पारस्परिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रशांत देशों की क्षमता को बढ़ाना है। ईरान में फातेमेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। 54 वर्षीय मोहजेरानी एडिनबर्ग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डॉक्टर हैं। फातेमेह मोहजेरानी के अलावा ईरान सरकार में अन्य 3 महिलाएं भी उच्च पदों पर हैं। राष्ट्रपति ने सरकार में और अधिक महिलाओं की नियुक्ति का संकेत दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर के अधिकारियों ने दोहा में भारतीय दूतावास को गुरु ग्रंथ साहिब के 2 स्वरूप सौंपे हैं। बिना मंजूरी के धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने से जुड़े एक मामले में एक भारतीय नागरिक से ये स्वरूप लिए गए थे। गुजरात में लगातार दूसरे दिन भी राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वडोदरा, देवभूमि द्वारका और जामनगर सर्वाधिक प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट। वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी के उफान पर आने के बाद शहर में हुए भारी जलभराव को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का स्थानांतरण तेज कर दिया है और राहत एवं बचाव के लिए भारतीय सेना की 2 और कॉलम वडोदरा बुलाई गई है। देवभूमि द्वारका, जामनगर, राजकोट और पोरबंदर जैसे कुछ जिलों को छोड़कर राज्य में कई हिस्सों में आज पूरे दिन में बारिश की तीव्रता कम हुई है। हालांकि जलभराव के कारण सामान्य जनजीवन अभी भी प्रभावित है। राज्य में सड़क एवं रेल सेवा लगातार दूसरे दिन भी प्रभावित रही और बाढ़ प्रभावित जिलों में कल भी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई खंड में सूचीबद्ध कुछ लघु और मध्यम उद्यमों में निवेश करने के लिए आगाह किया है। एक परामर्श में सेबी ने कहा है कि कुछ एसएमई कंपनियां सूचीबद्ध होने के बाद सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से अपने परिचालन की अवास्तविक तस्वीर पेश करती हैं। सेबी ने निवेशकों को सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करने या सुझावों और अफवाहों के आधार पर निवेश नहीं करने की सलाह दी है। पेरिस में आज रात भारतीय समय के अनुसार 11:30 बजे से पैरालंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह होगा। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और शॉटपुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव भारतीय ध्वजवाहक होंगे। इस बार 84 पैरा एथलीट का भारतीय दल 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। बिहार में गुरु पद्म संभव की विरासत पर 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज राजगीर के नवनालंदा महाविहार में शुरू हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में सभी प्रकार की विकृतियों का समाधान उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी। श्रेणी 2 और 3 शहरों में 730 निजी एफएम रेडियो चैनलों की ई नीलामी को भी स्वीकृति मिली। केंद्र ने कृषि अवसंरचना कोष के विस्तार को मंजूरी दी। रेलवे की 3 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 44वीं प्रगति बैठक में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 7 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश में हाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की आलोचना करते हुए इसे बेहद निराशाजनक बताया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।